नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया भर की सारी खबरें जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती हैं, उसके कॉज और इफेक्ट को हम एनालाइज करेंगे। ऐसा कोई भी इवेंट पूरी दुनिया में हो रहा है जो आपके लेट्स से इनकम को, आपके खर्चे को या आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू या अपॉर्चुनिटीज को, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट कर सकता है, तो उसे यहाँ पे हम लोग डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, द ड्रोन ऑफ फियर हिट्स द स्ट्रीट। यहाँ पे ड्रोन ऑफ फियर की बात हो रही है। तो फियर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फियर को शेयर बाजार में गेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिया विक्स का, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, अगर ये बढ़ता है इसका मतलब मार्केट में डर बढ़ रहा है, और इसके घटने का मतलब है कि मार्केट में डर घट रहा है। तो मार्केट इट्स फाइंड इटसेल्फ इन द वॉर जोन एंड इंडिया विक्स स्पाइक्स। तो यहाँ पे विक्स हमें बढ़ता हुआ नजर आया क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे फियर जोन में जा रहा है वॉर की वजह से। तो बिगेस्ट सिंगल डे राइज इस महीने का अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिला 10% का। एंड सेल ऑफ भी आया इक्विटीज में। मार्केट अगर आप देखेंगे तो कल थोड़ा लास्ट में जाकर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली क्योंकि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के कंसर्न्स काफी बढ़ गए विद इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ पे थोड़े एस्केलेशन देखने को हमें मिल रहे हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी मार्जिनली हमें लोअर ट्रेड करते हुए नजर आए यहाँ पे। एंड आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज भी विक्स पॉजिटिव ही है, विक्स ऊपर है। तो मार्केट में अगर आप कैसे कहोगे कि मार्केट में फेयर का माहौल है, उसके हम लोग यूज करते हैं विक्स का। विक्स 21 के आसपास चल रहा है जो 10.2% ऊपर था। ये कल की बात है, आज तो ये आई थिंक 22-23 पहुंच चुका है ऑलरेडी। सबसे बड़ा विक्स का जंप हमें देखने को मिला था 7 अप्रैल को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था। 65% ऊपर चला गया था एक दिन में। कोविड के टाइम पे तो ये 80 तक पहुंच गया था। तो जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा मार्केट में आप समझिए कि फियर है। Rupee logs biggest single day loss since February 2023। तो जब भी आप देखेंगे दो देशों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों देशों में सबसे पहले हमने क्या देखा? शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि एकदम नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा। बड़ी मूवमेंट्स आएंगी ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। वैसे ही करेंसी उस देश की अगर आप देखिए तो नीचे जाने लगते हैं। तो इन भारत का शेयर बाजार तो फिर भी मैं कहूंगा वॉलेटिलिटी बढ़ी है। पाकिस्तान में तो 2-3 लोअर सर्किट लग गए हैं। ऐसा है कि ट्रेडिंग को ही होल्ड करना पड़ा, वहां पे मार्केट को बंद करना पड़ा, इतना ज्यादा नीचे जाने लगे मार्केट्स पाकिस्तान के। बाकी इंडिया में आप देखोगे तो 1 से 2% नीचे जाना इज वेरी नॉर्मल। रुपया अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्स्ट सिंगल डे लॉस आया है सिंस फरवरी 2023। फरवरी से लेके अभी तक का वर्स्ट सिंगल डे लॉस है। और जो पेस ऑफ रिट्रीट है वो अब देखेंगे तो एक्सेलरेट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दो देशों में तो दोनों देशों की करेंसीज वीक होती है, क्योंकि उन देशों की करेंसीज की डिमांड कम होने लगती है। ठीक है, तो रुपया जो है ऑलमोस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 90% जो है ये लूज कर चुका है सिंगल डे में, थ्रू आउट ट्रेडिंग सेशंस टू एंड एट 85.71 पर डॉलर ऑन थर्सडे। करीब 40 पैसा हमने लूज किया कब? वेंसडे को, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एंड इसके बाद रुपया जो है यहाँ पे आप देखिए तो जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आई वैसे ही इसमें भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। रुपया भी लगातार ऊपर नीचे होने लगा। ऑयल कंपनीज भी बाय करने लग गई एंड डॉलर इंडेक्स जो है ये भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो कई आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स यूजुअली जब ऊपर जाता है तो रुपया कई बार कमजोर हो जाता है उसके अगेंस्ट। तो आरबीआई लाइटली इंटरवीन करेगा, लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं। आरबीआई इंटरवीन कैसे करता है? रुपए को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रुपए को बाय करता है और कई बार रुपए को सेल भी करता है। तो काफी सारे एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने फॉरवर्ड जो है वो बुक कर लिए हैं। तो एक्सपोर्टर्स वगैरह को यहाँ पे मैनेज करना बड़ा जरूरी है, और इम्पोर्टर्स को, क्योंकि आप बाहर से अगर लेट से 10 करोड़ का सामान ऑर्डर कर रहे हो और अगर रुपए की वैल्यू गिर गई 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ से सॉरी 10%, तो आपका वो बिल अब 11 करोड़ का हो चुका है। तो इट इज नॉट वेरी इजी। तो इसे मैनेज करने के लिए लोग हेजिंग का यूज करते हैं, जितने भी इंपोर्टर्स हैं या फिर एक्सपोर्टर्स। यूपी गुजरात रश टू टेक पार्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक रेस। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दो स्टेट्स की, उत्तर प्रदेश और गुजरात। यस, ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों इंसेंटिव स्कीम बना रहे हैं बड़ा ही अट्रैक्टिव, जितना हो सके उतना अट्रैक्टिव, कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपने स्टेट में लेकर आए। तो काफी हेल्दी कंपटीशन है ये यूपी, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच में हमें नजर आ रहा है, जहां पे बात चल रही है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की। दे जॉइंड अ रेस अमंग सेवरल स्टेट्स। अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु जो था अमंग द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स था जिसने सेंट्रल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए थे
23,000 करोड़ पैकेज के, जहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज किया गया। तो तमिलनाडु प्रोग्राम जो था वो अनवील हुआ है लास्ट वीक, और ये मैच करना चाहता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ईसीएमएस में अनाउंस किया है उसको। तो तमिलनाडु और गुजरात यहाँ पे आ गया फिर, राइट, कि गुजरात ने कहा कि हम हब बनना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, विद चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लान्स बाय द लाइक ऑफ माइक्रॉन, सीजी पावर और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। इन्होंने सबमिट किया ड्राफ्ट पॉलिसी जहां पे इंसेंटिवाइज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में फॉर फाइनल कंसिडरेशन। एंड उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे चॉकआउट कर रहा है प्लान की कैपिटलाइज कर पाए एडवांटेज पे दैट इट हैज विद स्पेस, विद नोएडा बीइंग इंपॉर्टेंट अपकमिंग हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो नोएडा को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ये हब बनाना चाहते हैं। तो स्टेट वर्क कर रहा है ड्राफ्ट ऑफ पॉलिसी पे विच शुड कम आउट इन अ फ्यू वीक्स। कर्नाटका ऑलरेडी इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे की एलिमेंट है इनका ESDM, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। एंड यहाँ पे कुछ ट्वीक्स करेंगे ये, तो सारे स्टेट्स एक दूसरे के पॉलिसीज को स्टडी करके उससे एक बेटर पॉलिसी ड्राफ्ट करना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा कंपेटिटिव लगे टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। एंड दिस इज सच अ गुड न्यूज कि हमारे स्टेट्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं फॉर ब्रिंगिंग इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स इन देयर ओन स्टेट्स और जॉब क्रिएशन के लिए। तो सेंटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो पॉलिसी है ये अट्रैक्ट करेगी 59,350 करोड़, रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4.5 लाख करोड़ एंड जनरेट एडिशनल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 91,600 पर्सन्स, मेनी इनडायरेक्ट जॉब्स ड्यूरिंग द टेन्योर। तो काफी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे एंड टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन रेवेन्यू भी जनरेट होगा एंड इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे 60,000 करोड़ तक। ट्रंप ने क्या किया यहाँ पे, अब देखिए बहुत ही एक्सपेक्टेड है। मैंने कहा था आपको कि फेडरल रिजर्व के कल डिसीजंस थे, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए हैं। कल का वीडियो देखना बड़ा जरूरी है आप सबके लिए, मैं बताऊं आपको। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई इंटरनेशनली। तो फेडरल रिजर्व ने रेट्स को अनचेंज रखा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अब फेडरल रिजर्व क्या है, इंडिया के आरबीआई की तरह है, और वहां के चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि ब्याज दर बढ़ने चाहिए घटने चाहिए। उन्होंने कहा ब्याज दर को चेंज नहीं करूंगा क्योंकि टैरिफ्स अभी पता नहीं क्या होंगे, और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, और जीडीपी ग्रोथ रेट भी अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या रहने वाला है। तो ट्रंप ने इन इस्लाम किया है, कहा कि बेवकूफ है एक नंबर के जो ये रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो काफी मैं कहूंगा हेल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं डोनाल्ड ट्रंप बाकी सारे लोगों की। तो उन्होंने अपने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की भी की और क्रिटिसाइज किया जेरोम पॉवेल को आफ्टर बोर्ड डिक्लाइन टू कट इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। एंड ये बात इन्होंने लेकिन रिपीट नहीं की, इन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, जिससे पहले ये कह रहे थे कि इन्हें निकाल देना चाहिए चेयरमैन के पोस्ट से। तो टू लेट, जेरोम पॉवेल इज अ फूल। उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, और जेरोम पॉवेल एक बेवकूफ इंसान है जिनको कोई क्लू नहीं है कि कैसे रन किया जाता है इकोनॉमी को। अदर देन दैट मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन सारी बातों के अलावा बाकी वैसे वो इंसान बहुत अच्छे हैं। तो ऑयल और एनर्जी काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आया उन्होंने कहा है कि ऑयल की सप्लाई यूएस बढ़ाएगा, और उन्होंने अर्ज किया पूरी दुनिया को भी कि आप ऑयल की सप्लाई इंक्रीज करो। तो ये तो तय है कि ऑयल के दाम नीचे जाना है पूरी दुनिया में, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, और प्रोडक्शन इंक्रीज होना है। तो एनर्जी प्राइस पूरी दुनिया में नीचे रहने वाला है। इंडिया के लिए बहुत अच्छा न्यूज है, राइट, क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हो तो आप चाहोगे कि एनर्जी प्राइसेस नीचे रहें जितना हो सके उतना। उनका कहना है कि इसकी वजह से एनर्जी जब सस्ता होता है तो बाकी चीजें भी सस्ती होती हैं। तो ग्रोसरीज, एग्स, ये इन सारी चीजों के जो दाम है वो नीचे गए हैं, और वर्चुअली कोई इन्फ्लेशन नहीं है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि पॉवेल और जो उनके कलीग्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को क्योंकि बिल्कुल स्टेडी रखा है, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन का जो डर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑल्दो ट्रंप के टैरिफ वॉर सबसे बड़ा मैं कहूंगा क्रेडिट जाता है टैरिफ वॉर को फॉर हाई इन्फ्लेशन इन यूएस। अगर यूएस में इन्फ्लेशन आता है तो, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होता है तो काइंड ऑफ रीजन डोनाल्ड ट्रंप ही है जिसकी वजह से टैरिफ नहीं बढ़ रहा है। बट डोनाल्ड ट्रंप ब्लेम कर रहे हैं इस टाइम पे फेडरल रिजर्व को। ट्रंप के कमेंट फिर से अभी इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाते हैं फेडरल रिजर्व के। वैसे तो मैं नहीं कहूंगा कि सवाल उठाते हैं, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो तो नहीं हो रहा है। फेडरल रिजर्व प्रेशर में नहीं आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद भी। तो प्रेसिडेंट ने रिपीटेडली मिक्स सिग्नल्स दिए हैं कि ये जेरोम पॉवेल को फायर कर देंगे, राइट। एंड पूरी दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं और प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं इनके जो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं इनसे इनकी काफी ज्यादा स्कर्मिश होते रहती हैं, काफी डिबेट्स, काफी लड़ाइयाँ चलती है। तो लास्ट मंथ इन्होंने ओपनली कह दिया था कि इनको निकाल देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और अब ये रिफ्रेन करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स देने से भी, क्योंकि मार्केट इसके बाद नीचे जाने लगता है। क्योंकि अगर दोनों के बीच में हार्मनी नहीं है तो मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो
इकोनॉमी के लिए जेट फ्यूल होगा अगर इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया जाए, डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है। एंड उनका कहना है कि ऑफ कोर्स पॉवेल जो है वो मेरे से प्यार नहीं करते, ही इज नॉट इन लव विद मी। एंड इन्होंने ब्रिसल किया फेड के अप्रोच को रेगुलरली डिमांडिंग लोअर रेट्स एंड अक्यूजिंग सेंट्रल बैंक ऑफ नॉट हीडिंग हिज कॉल्स फॉर पॉलिटिकल रीजन। तो ये पॉलिटिकल होने का ब्लेम कर रहे हैं फेडरल रिजर्व। तो काफी एंटरटेनिंग प्रेसिडेंट है ये, तो मैं कहूंगा। अब टैरिफ वॉर की वजह से सबसे पहला झटका किसको लगा है यहाँ पे? हमने देखा सबसे पहला झटका लगा है टोयोटा को। 1.3 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हिट हुआ है 2 महीनों में एज टैरिफ टेक्स अ बाइट। तो टोयोटा मोटर कॉर्प ने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ की वजह से 1.3 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है इनके इनकम में जस्ट 2 मंथ्स। एंड कंपनी ने कहा कि जो इम्पैक्ट है अप्रैल मई का वो अभी टेंटेटिवली फैक्टर्ड इन है और सिचुएशन अभी भी आगे बहुत अनसर्टन है, पता नहीं क्या होने वाला है, इन्हें भी नहीं पता। एंड जो आउटलुक है ऑपरेटिंग इनकम का वो रहने वाला है 3.8 trillion yen for the year ending March 31, 2026। एंड एनालिस्ट कह रहे थे 4.7 होना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स टैरिफ वॉर के बाद क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। कार मेकर का कहना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका ये 4.8 ट्रिलियन येन था, जो रिकॉर्ड रहा है 5.35 ट्रिलियन येन का, उससे कमी है इन 2024। तो आप देखोगे कि ओवरऑल कार कंपनीज काफी सारे चैलेंजेस फेस करती हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी कार कंपनी सारे कंपोनेंट्स खुद ही बनाती है और कंपोनेंट्स इंटरनेशनली प्रोक्योर करती हैं। तो अगर टैक्स बढ़ेगा तो कार के कंपोनेंट्स महंगे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखो तो ओवरऑल सप्लाई चेन इश्यूज कार में वैसे ही काफी परेशान कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो पिछले कोविड के बाद से 4 सालों में 5 सालों में जितने भी हम देख रहे हैं इंटरमीडिएटरी आइटम्स हैं कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो काम आते हैं, इनकी शॉर्टेज काफी परेशान कर रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज काफी साल तक परेशान करती रही कार कंपनीज को, जिसकी वजह से उनके रेट्स भी हमें नजर आए कि ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप टेरिफ्स की बात करो तो जो डिटेल्स हैं वो इनक्रेडिबली फ्लूइड है और क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या मेजर लेना चाहिए इस टाइम पे कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है टोयोटा के लिए। और तीसरा चैलेंज सबसे बड़ा मैं बताऊं ये क्या है, ये टैरिफ वॉर को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि चाइनीज कंपनीज एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है जो भर के आ रहा है इनके लिए। और लोग डर रहे हैं कि कहीं इनका हाल भी नोकिया वाला ना हो जैसा नोकिया का हो गया था। बात करूंगा अगले आर्टिकल की। इंडिया इनकॉर्पोरेशन सैलरी एंड वेज ग्रोथ स्लोज अमिड म्यूटेड डिमांड। रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है यहाँ पे और मार्जिन और अर्निंग्स भी कम हुई है किसकी? इंडियन कंपनीज की। तो ये क्या कर रहे हैं? रैशनलाइज कर रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट को, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट को कट कर रहे हैं। तो कंबाइंड सैलरी और वेजेस एक्सपेंसेस इंडिया की लिस्टेड कंपनीज की सिर्फ 4.8% बढ़ी है जनवरी से मार्च क्वार्टर में, और सिंगल डिजिट में फॉर फिफ्थ स्ट्रेट क्वार्टर। और जो स्लोएस्ट रेट है ये हमने रिकॉर्ड किया है पिछले 17 क्वार्टर में। अगर कंपेयर करूं मैं तो जो कंबाइंड सैलरी और वेजेस एक्सपेंसेस है ये 6.1% बढ़ा था सेम क्वार्टर 2024 में, FY 2024 में, और 5.1% ये बढ़ा है Q3 ऑफ FY 25 में। तो यहाँ करीब 450 लिस्टेड कंपनीज की सैंपल है जिसके बेसिस पर हम लोग डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो सैंपल है उसमें 25 कंपनीज हैं जो बेंचमार्क निफ्टी 50 का पार्ट है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस हैं इंडियन कंपनीज में वो डिक्लाइन हुआ है टू 12% एज अगेंस्ट 12.14%। इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी की मैं बात करूंगा। एक महीने पहले मैंने करीब डिस्कस किया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काफी ज्यादा इस टाइम पे फायरिंग हमें देखने को मिली, जैसे डॉक्टर रेड्डीज का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट जो स्लो डाउन है कॉम्पनसेशन ग्रोथ में ये एक्सपेक्टेड है ऑन लाइन्स। जो स्लो डाउन देखने को मिला कंजम्पशन में, सबसे पहले तो लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिशनरी स्पेंस कम हो रहा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल को ले लो, राइट। एंड के शेप रिकवरी देखने को मिली है इन ग्रोथ एंड हायरिंग, ये सिलेक्टिव रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन्होंने लीड किया है ज्यादा। और आईटी सेक्टर ने स्लैम किया है ब्रेक इन हायरिंग 2 years ago। 2 साल पहले आईटी सेक्टर ने भी क्या किया? हायरिंग कम कर दिया, कॉस्ट कट करना शुरू कर दिया। तो जब भी ऐसा लगता है ना कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है तो ये कॉस्ट कटिंग पे फोकस शिफ्ट कर देते हैं। तो यही हमें देखने को मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।